झूठा राजकुमार और सच्चा राजकुमार। राजा अभी अभी अपनी दोपहर की नींद से जागा था, क्योंकि गर्मी का मौसम था और सभी लोग सुबह जल्दी उठे और 12 से 3 बजे तक आराम किया, जैसा कि गर्म देशों में होता है। उसने खुद को ठंडे सफेद कपड़े पहनाए थे और परिषद कक्ष की ओर जाने के लिए हॉल से गुजर रहा था, जब अचानक कई युवा रईस उसके सामने आए और उनमें से एक ने आगे बढ़कर बात की। महाराज, आज सुबह हम सब कोर्ट में टेनिस खेल रहे थे। राजकुमार और यह सज्जन बाकी लोगों के साथ जब खेल को लेकर कुछ विवाद हुआ। राजकुमार ने अपना आपा खो दिया और दूसरे को, जो उसके खिलाफ खेल रहा था, बहुत अपमानजनक बातें कही। आखिरकार जिस सज्जन को आप देख रहे हैं उसने उसके चेहरे पर इतनी जोर से मारा कि उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। हम सब इस दृश्य को देखकर इतने भयभीत हो गए कि हमें शायद उस आदमी को वहीं मार देना चाहिए था, क्योंकि उसने राजकुमार पर हाथ डालने की हिम्मत की थी। अगर उसके दादा ड्यूक ने बीच में आकर हमें यह मामला आपके सामने रखने का आदेश नहीं दिया होता। राजा ने कहानी ध्यानपूर्वक सुनी और जब कहानी समाप्त हुई तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि राजकुमार के पास कोई हथियार नहीं था, अन्यथा वो उनका इस्तेमाल करता। हाँ महाराज, उसके पास हथियार थे, वो हमेशा अपनी कमर में खंजर रखता है। लेकिन जब उसने अपने चेहरे से खून बहता देखा तो वह कोर्ट के एक कोने में जाकर रोने लगा, जो सबसे अजीब बात थी। ये सुनकर राजा खिड़की के पास गया और बोला। कुछ देर तक कमरे की ओर पीठ करके खड़ा रहा, जहाँ युवकों का समूह खामोश था। फिर वह वापस आया, उसका चेहरा सफ़ेद और सख्त था। टेनिस कोर्ट में झगड़ा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसने कहा, और यह गंभीर सत्य है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि राजकुमार मर चुका है, हालांकि वह मेरा एकमात्र पुत्र है, बजाय इसके कि तुम ये जान लो कि वह मर चुका है। बदला लेने की कोशिश किए बिना इतनी बड़ी चोट सहना मुश्किल है। जिस सज्जन ने उसे मारा है उसे मेरे न्यायाधीशों के सामने लाया जाएगा और वह अपना मामला खुद ही पेश करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह ताज के उत्तराधिकारी पर हमला करने के बाद मौत से बच सकता है। युवक ने उत्तर देने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी और अपने सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। साथ ही उसने ये भी कहा कि यदि बंदी शहर के किसी भी हिस्से में जाना चाहता है तो उसे पूरी सुरक्षा के साथ जाने की स्वतंत्रता है और 15 दिनों में उसे देश के सर्वोच्च न्यायाधीशों के समक्ष पेश किया जाएगा। युवक राजा के सामने से सैनिकों से घिरा हुआ और अपने कई मित्रों के साथ निकल पड़ा, क्योंकि वह राजा का बहुत प्रिय था। उनकी सलाह पर उसने शेष बचे 14 दिनों में सभी प्रकार के बुद्धिमान लोगों से सलाह लेने में बिताया कि वो मृत्यु से कैसे बच सकता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका, क्योंकि कोई भी राजकुमार को दिए गए प्रहार के लिए कोई बहाना नहीं खोज सका। 14वीं रात आ गई थी और निराशा में कैदी शहर में अपनी आखिरी सैर करने के लिए निकल पड़ा। वह मुश्किल से यह जानता हुआ भटकता रहा कि वह कहाँ जा रहा है, और उसका चेहरा इतना सफ़ेद और हताश था कि उसके साथियों में से किसी ने भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं की। इस तरह से दुखी छोटे जुलूस ने कुछ घंटे गुजारे, जब एक मठ के द्वार के पास एक बूढ़ी औरत एक कोने से दिखाई दी और अचानक युवक के सामने खड़ी हो गई। वह लगभग दोहरी हो गई थी और इतनी मुरझाए और झुर्रियां थीं कि वह कम से कम 90 की लग रही थी। केवल उसकी आंखें एक लड़की की तरह चमकदार और तेज थीं। सर, उसने कहा, मैं जानती हूँ कि आपके साथ क्या हुआ है और आप कैसे ये चाह रहे हैं कि किसी तरह आप अपनी जान बचा सकें। लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता, सिर्फ मैं ही हूँ। अगर आप वादा करें कि मैं जो भी कहूँगी वो सब करेंगे। उसके शब्दों से कैदी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर से सारा बोझ उतर गया हो। ओह, मुझे बचा लो और मैं कुछ भी करूँगा, वह चिल्लाया। दुनिया को छोड़कर अंधेरे में चले जाना बहुत कठिन है। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। तुम्हें सिर्फ मुझसे शादी करनी है और तुम जल्द ही आज़ाद हो जाओगे। तुमसे शादी करूं? उसने कहा, लेकिन मैं अभी 20 साल का नहीं हुआ हूँ, और तुम क्यों? तुम तो कम से कम 100 साल की हो जाओगी। ओह नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। वह बिना सोचे समझे बोल गया, लेकिन उसकी आंखों से जो क्रोध की चमक निकल रही थी उससे वह असहज महसूस कर रहा था।
हालांकि उसने बस इतना ही कहा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, चूंकि तुमने मुझे अस्वीकार किया है, इसलिए कौम को तुम्हें ले जाने दो, और वह तेजी से सड़क पर भाग गया। अपने आप पर छोड़ दिए जाने पर अपनी आने वाली मौत की पूरी भयावहता उस युवक पर हावी हो गई और उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन का एकमात्र मौका खो दिया है। खैर, अगर उसे करना ही है तो उसे करना ही है, उसने खुद से कहा, और जितनी तेजी से वो बूढ़ी औरत के पीछे भाग सकता था, भागना शुरू कर दिया, जो अब तक चांदनी में भी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। कौन विश्वास करेगा कि 90 साल की उम्र पार कर चुकी एक महिला इतनी तेजी से चल सकती है। यह उड़ने जैसा लग रहा था, लेकिन आखिरकार बेदम और थके हुए वो उसके पास पहुंचा और हाँफते हुए बोला, मैडम, अभी जल्दबाजी में कहे गए मेरे शब्दों के लिए मुझे क्षमा करें, मैं गलत था, और आपने जो प्रस्ताव दिया है मैं उसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करूंगा। मुझे लगा कि तुम अपने होश में आ जाओगे, उसने अजीब सी आवाज में जवाब दिया। हमारे पास खोने के लिए समय नहीं है, तुरंत मेरे पीछे आओ। और वे चुपचाप और तेजी से आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे एक छोटे से घर के दरवाजे पर नहीं रुक गए जिसमें पादरी रहता था। उसके सामने बूढ़ी औरत ने कैदी से कसम खाने को कहा कि वो उसकी पत्नी बनेगी, और उसने गवाहों की मौजूदगी में ऐसा किया। फिर पादरी और पहरेदारों से विनती करते हुए कि वे उन्हें छोड़ दे, थोड़ी देर अकेले रहने के बाद उसने युवक को बताया कि उसे क्या करना है। जब अगली सुबह उसे राजा और न्यायाधीशों के सामने लाया गया। जब कैदी ने प्रवेश किया तो हॉल खचाखच भरा हुआ था और सभी उसके चेहरे की चमक देखकर आश्चर्यचकित थे। राजा ने पूछा कि क्या उसके पास सिंहासन के उत्तराधिकारी पर हमला करके किए गए अपने घोर राजद्रोह के लिए कोई बहाना है, और यदि हाँ तो उसे जल्दी से जल्दी सामने लाना चाहिए। युवक ने झुककर स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु और दयालु राजा, और आप, देश के कुलीन और बुद्धिमान लोगों, मैं अपना मामला बिना किसी डर के आपके हाथों में सौंपता हूँ, ये जानते हुए कि आप सुनेंगे और सही निर्णय लेंगे, और आप निर्णय देने से पहले मुझे अंत तक बोलने देंगे। हे राजा, 4 साल तक आप रानी से विवाहित रहे, फिर भी आपके कोई संतान नहीं हुई, जिससे आप बहुत दुखी हुए। रानी ने ये देखा, और इसी तरह ये भी कि आपका प्यार उससे दूर जा रहा था, और रात दिन किसी ऐसी योजना के बारे में सोचती रही जिससे इस बुराई को समाप्त किया जा सके। आखिरकार जब आप दूर देशों में युद्ध कर रहे थे तो उसने तय किया कि उसे क्या करना चाहिए, और एक गरीब खदान मालिक के बच्चे को गुप्त रूप से गोद ले लिया और एक संदेशवाहक को आपको ये बताने के लिए भेजा कि आपका एक बेटा है। किसी को भी सच्चाई का संदेह नहीं था, सिवाय एक पुजारी के, जिसके सामने रानी ने सच्चाई कबूल की, और कुछ ही हफ्तों में वह बीमार पड़ गई और मर गई, और बच्चे को राजकुमार की तरह पालने के लिए छोड़ दिया। और अब, यदि आपकी महारानी मुझे अनुमति दे, तो मैं अपने बारे में बात करूंगी। राजा ने उत्तर दिया, तुमने जो कुछ मुझे बताया है, वह इतना विचित्र है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि और क्या कहूँ, अतः तुम अपनी कहानी जारी रखो। एक दिन, रानी की मृत्यु के कुछ समय बाद, युवक ने आगे कहा, महारानी शिकार कर रही थीं और हिरन का पीछा करते हुए अपने सभी सेवकों से आगे निकल गईं। आप देश के एक ऐसे हिस्से में थीं, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं था, इसलिए एक ऐसा बगीचा देखा जो पूरी तरह गुलाबी और सफ़ेद था। सेब के फूल और एक कोने में गेंद फेंकती एक लड़की को देखकर तुम उसके पास गए और उससे तुम्हारा रास्ता पूछा। लेकिन जब वो तुम्हें जवाब देने के लिए मुड़ी, तो तुम उसकी सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि तुम्हारे दिमाग से बाकी सब कुछ उड़ गया। तुम बार बार उससे मिलने के लिए वापस गए और आखिरकार उसे तुमसे शादी करने के लिए मना लिया। उसने तुम्हें सिर्फ एक घटिया शूरवीर समझा और इस बात पर सहमत हो गई कि, जैसा कि तुम चाहते हो, शादी को गुप्त रखा जाना चाहिए। समारोह के बाद आपने उसे 3 अंगूठियां और एक ताबीज दिया, जिस पर एक क्रॉस अंकित था, और फिर उसे जंगल में एक झोपड़ी में रख दिया, ये सोचकर कि आप इस मामले को सुरक्षित रूप से छिपा देंगे। कुछ महीनों तक आप हर हफ्ते झोपड़ी में आते रहे, लेकिन राज्य के दूर के हिस्से में विद्रोह भड़क उठा और आपको वहां बुलाया गया। जब आप अगली बार झोपड़ी में पहुंचे, तो वह खाली थी और कोई भी आपको नहीं बता पाया कि आपकी दुल्हन कहाँ चली गई है। महाराज, अब मैं आपको ये बता सकता हूँ
और युवक ने रुककर राजा की ओर देखा, जो बहुत उदास था। वह अपने पिता, बूढ़े ड्यूक, जो कभी आपके चैम्बरलेन थे, के पास वापस चली गई और उसकी छाती पर क्रॉस ने तुरंत बता दिया कि आप कौन थे। अपनी बेटी की कहानी सुनकर उनका गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने कसम खाई कि वह उसे आपसे तब तक सुरक्षित रखेंगे जब तक कि वह दिन न आ जाए जब आप उसे सार्वजनिक रूप से अपनी रानी घोषित न कर दें। धीरे धीरे मेरा जन्म हुआ और मेरे दादाजी ने मुझे अपने एक बड़े घर में पाला। ये वो अंगूठियां हैं जो आपने मेरी माँ को दी थीं और ये वो क्रॉस है जो ये साबित करेगा कि मैं आपका बेटा हूँ या नहीं। बोलते बोलते युवक ने राजा के चरणों में गहने रख दिए और कुलीन तथा न्यायाधीश उन्हें देखने के लिए इधर उधर दौड़ पड़े। राजा अकेला अपनी सीट से नहीं हिला, क्योंकि वह न्याय कक्ष और अपने आसपास की सभी चीजों को भूल चुका था और उसे सिर्फ सेब का बाग दिखाई दे रहा था, जैसा कि 20 साल पहले था, और वह सुंदर लड़की गेंद खेल रही थी। उसके चारों ओर अचानक सन्नाटा छा गया और उसने ऊपर देखा और पाया कि सभा की आंखें उसी पर टिकी हुई थीं। ये सच है, ये वही है जो मेरा बेटा है, दूसरा नहीं, उन्होंने प्रयास करते हुए कहा, और वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति शपथ ले कि मेरी मृत्यु के बाद वे उसे राजा के रूप में स्वीकार करेंगे। इसलिए एक एक करके सभी ने उसके सामने घुटने टेके और शपथ ली, और झूठे राजकुमार को संदेश भेजा गया, जिसमें उसे फिर कभी दरबार में उपस्थित होने पर रोक लगा दी गई, हालांकि उसे एक अच्छी पेंशन दी गई थी। अंततः समारोह समाप्त हो गया और राजा ने अपने नवप्राप्त पुत्र को अपने पीछे आने का संकेत देते हुए उठकर दूसरे कमरे में चले गए। मुझे बताओ कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, उसने खुद को लाल रंग के गेंदों से भरी नक्काशीदार कुर्सी पर फेंकते हुए कहा, और राजकुमार ने उस बूढ़ी औरत से अपनी मुलाकात के बारे में बताया जिसने उसे उसकी माँ से गहने लाकर दिए थे, और कैसे उसने एक पुजारी के सामने उससे शादी करने की कसम खाई थी, हालांकि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनकी उम्र में बहुत अंतर था, और इसके अलावा वो खुद राजा द्वारा चुनी गई दुल्हन को लेना चाहता था। लेकिन राजा ने भौहें सिकोड़ी और तीखी आवाज में जवाब दिया, तुमने उससे शादी करने की कसम खाई थी, अगर वो तुम्हारी जान बचाएगी, और चाहे जो भी हो, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। फिर पास में लटकी एक चांदी की ढाल पर वार करते हुए उसने घोड़े पर सवार घोड़े वाले से कहा, जो तुरंत वहां आ गया, जाओ और कारागार के द्वार के पास रहने वाले पुजारी से पूछो कि वो बूढ़ी औरत कहाँ मिल सकती है जो कल रात उससे मिलने आई थी, और जब वह मिल जाए तो उसे महल में ले आओ। बूढ़ी औरत का पता लगाने में कुछ समय लगा, लेकिन आखिरकार यह पता चल गया, और जब वो घुड़सवार के साथ महल में पहुंची तो उसका शाही सम्मान के साथ स्वागत किया गया, जैसा कि राजकुमार की दुल्हन का होना चाहिए था। पहरेदारों ने एक दूसरे को हैरानी भरी निगाहों से देखा जब बुढ़ापे की वजह से झुकी हुई वह बूढ़ी औरत उनके बीच से गुजरी, लेकिन वे उसके कदमों की हल्की चाल से और भी ज्यादा हैरान थे जब वह सीढ़ियों से ऊपर उस बड़े दरवाजे की ओर बढ़ रही थी, जिसके सामने राजा खड़ा था। राजकुमार उसके बगल में खड़ा था। अगर वे दोनों उस वृद्ध महिला की उपस्थिति से चौंक गए तो उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया, और राजा ने एक गंभीर धनुष के साथ उसका हाथ थामा और उसे चैपल में ले गया, जहां एक बिशप विवाह समारोह करने के लिए इंतजार कर रहा था। अगले कुछ हफ्तों तक राजकुमार को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह अपना सारा दिन शिकार में बिताता था और घर पर अपनी बूढ़ी पत्नी को भूलने की कोशिश करता था। जहां तक राजकुमारी का सवाल है, किसी ने भी उसकी चिंता नहीं की और वह अपने कमरे में अकेली ही दिन बिता रही थी, क्योंकि उसने राजा द्वारा नियुक्त की गई नौकरानियों की सेवाओं को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। एक रात राजकुमार सामान्य से ज्यादा लंबी दौड़ के बाद लौटा और वह इतना थका हुआ था कि वह सीधे बिस्तर पर चला गया। अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुल गई और उसे संदेह हुआ कि शायद कोई लुटेरा चोरी करके अंदर आया है, इसलिए वह बिस्तर से कूद गया और अपनी तलवार पकड़ ली जो उसके हाथ में तैयार खड़ी थी। फिर उसने देखा कि आवाज अगले कमरे से आ रही थी, जो राजकुमारी का था, और उसमें जलती हुई मशाल से रोशनी आ रही थी। धीरे से दरवाजे की तरफ सरकते हुए उसने दरवाजे से झांका और देखा कि वह चुपचाप लेटी हुई है। उसके सिर पर सोने और मोतियों का मुकुट है, उसकी सारी झुर्रियां चली गई हैं और उसका चेहरा, जो बर्फ से भी ज्यादा सफेद था,
14 साल की लड़की जैसा ताज़ा था। क्या वह वाकई उसकी पत्नी हो सकती है, वह सुंदर सुंदर प्राणी? राजकुमार अभी भी आश्चर्य से देख रहा था जब महिला ने अपनी आंखें खोली और उसे देखकर मुस्कुराई। हाँ, मैं वास्तव में आपकी पत्नी हूँ, उसने कहा, जैसे कि उसने उसके विचारों का अनुमान लगा लिया था, और जादू खत्म हो गया है। अब मुझे आपको बताना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और ऐसा क्या हुआ कि मुझे एक बूढ़ी औरत का रूप लेना पड़ा। ग्रेनेडा के राजा मेरे पिता हैं, और मेरा जन्म वेगा के मैदान के सामने वाले महल में हुआ था। मैं सिर्फ कुछ महीने का था जब एक दुष्ट परी ने, जो मेरे माता पिता से द्वेष रखती थी, मुझ पर जादू कर दिया। मेरी पीठ को झुकाकर और मेरी त्वचा को झुर्रीदार करके मैं 100 साल का दिखने लगा था, और मैं सभी के लिए इतनी घृणा का विषय बन गया था कि आखिरकार राजा ने मेरी नस को मुझे महल से दूर ले जाने का आदेश दिया। वो एकमात्र व्यक्ति थी जो मेरी परवाह करती थी, और हम राजा द्वारा दी गई एक छोटी सी पेंशन पर इस शहर में एक साथ रहते थे। जब मैं लगभग 3 साल की थी, एक बूढ़ा आदमी हमारे घर आया और उसने मेरी नर्स से विनती की कि उसे अंदर आने दिया जाए और आराम करने दिया जाए, क्योंकि वह अब चल नहीं सकता था। उसने देखा कि वह बहुत बीमार था, इसलिए उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी इतनी देखभाल की कि धीरे धीरे वह पहले की तरह मजबूत हो गया। उसके प्रति उसकी अच्छाई के लिए आभार प्रकट करते हुए उसने उससे कहा कि वो एक जादूगर है और उसे वह सब कुछ दे सकता है जो वह मांगना चाहती है, सिवाय जीवन या मृत्यु के। तो उसने उत्तर दिया कि वह दुनिया में सबसे अधिक यही चाहती है कि मेरी झुर्रियां गायब हो जाएं और मैं उस सुंदरता को वापस पा सकूं जिसके साथ मैं पैदा हुई थी। इस पर उसने उत्तर दिया कि चूंकि मेरा दुर्भाग्य एक जादू के कारण हुआ है, इसलिए ये काफी कठिन था, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करेगा और किसी भी कीमत पर वह वादा कर सकता है कि मेरे 15वें जन्मदिन से पहले मैं जादू से मुक्त हो जाऊंगी, अगर मुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो मुझसे शादी करने की कसम खाए। जैसा कि आप सोच सकते हैं, यह आसान नहीं था, क्योंकि मेरी कुरूपता ऐसी थी कि कोई भी मुझे दूसरी बार नहीं देखता था। मेरी नज़र में लगभग निराशा में थे, क्योंकि मेरा 15वां जन्मदिन करीब आ रहा था, और मैंने कभी किसी पुरुष से बात तक नहीं की थी। आखिरकार जादूगर हमसे मिलने आया, उसने हमें दरबार में जो कुछ हुआ था और तुम्हारी कहानी सुनाई, मुझे तुम्हारे रास्ते में आने के लिए कहा जब तुम सारी उम्मीदें खो चुकी हो, और अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए सहमत हो जाओ तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। यह मेरी कहानी है, और अब आपको राजा से विनती करनी चाहिए कि वह तुरंत ग्रेनेडा में दूत भेजकर मेरे पिता को हमारे विवाह की सूचना दें, और मुझे लगता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, कि वो हमें आशीर्वाद देने से इनकार नहीं करेंगे।